Audio Jungle. Audio Jungle. राम राम भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। मैं रोहितास लोची आपके अपने YouTube चैनल विनय कोचिंग क्लासेज पलसाना पर एक बार आपके साथ फिर जुड़ गया हूँ। पिछले 3-4 दिनों की रिपोर्ट देखें तो ये देखने में आ रहा है कि जो कोरोना महामारी है उसने सीकर जिले में भी अपने पांव पसार लिए हैं। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ज़्यादा आपका दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है ये कि जितनी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितनी सूचनाएं मांगी जा रही हैं, पूछी जा रही हैं, उनको आप बिना किसी संकोच के साथ बताएं। और जो भी प्रवासी भाई फिलहाल ही बाहरी राज्यों से आए हैं वो अपने आप को 10-15 दिन तक आइसोलेट रखें और जितनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, राज्य सरकार की बनती है, उतनी ही आपकी बनती है। तो कोरोना महामारी के अंदर बिना किसी चिंता के, बिना घबराए आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल चालू रखना है। हमारी टेक्निकल टीम जो है वो दिन रात लगी हुई है, मेहनत कर रही है कि किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए। वीडियो क्वालिटी को किस प्रकार सुधारा जाए, साउंड जो क्वालिटी है उसको किस प्रकार सुधारा जाए, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रही है। और आप भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ जाइए। बिना किसी चिंता के आप पढ़ रहे थे तत्व व आवर्त सारणी, और अपन ने इसके अंदर बहुत सारा मैटर पढ़ लिया। लगभग 3-4-5 क्लासें हो चुकी हैं और इन क्लासों में मैंने पहले इससे कह दिया था कि भाई ये सेशन जो है आवर्त सारणी का वो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ये आपकी पूर्व प्राथमिक मान लीजिए विद्यालय की तैयारी होती है, उसी प्रकार ये आपकी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपकी आवर्त सारणी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई तो केमिस्ट्री में कोई बिंदु ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको समस्याएं रहने वाली हैं। तो अब तो अपन थोड़ा सा इसको लेंथ ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपन राजस्थान पुलिस ग्रुप डी से लेकर के एसएससी अपन लैब असिस्टेंट के एग्जामों में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड तक के जितने क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल फोकस से इसे समझते रहें। पिछली क्लासों को आपने देखा होगा, पिछली क्लासों से जब मैटर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और पिछली क्लासों में अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो तत्व के बारे में पढ़ा और आवर्त नियम पढ़े, जिसमें अपन ने डोबेनियर को पढ़ा, न्यूलैंड को पढ़ा, मेंडलीव को पढ़ा, मोजले को पढ़ा। और मोजले का आवर्त वर्गीकरण देख लिया था, जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जिसमें पूरे 118 तत्व रखे गए हैं। और सबसे पहली बात करें, पहला तत्व हाइड्रोजन था और 118वें नंबर का तत्व ऑक्सीजन था। कुल 7 आवर्त और 18 वर्ग हेनरी मोजले साहब ने बताए थे अपनी आवर्त सारणी में। और धातु अधातु पदार्थों में भी स्पष्ट वर्गीकरण पहली बार जो दिखाया था वो हेनरी मोजले ने दिखाया था। उसके बाद में जो पिछली क्लास का लास्ट बिंदु रहा था वो ये रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो हेनरी मोजले साहब थे इन्होंने बताया था ब्लॉक वर्गीकरण। और यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। ब्लॉक वर्गीकरण तो आप यहाँ पर देखो, ब्लॉक के आधार पर आवर्त सारणी के अपन कुल मिलाकर 4 भाग कर लेते हैं। ब्लॉक का मतलब ये है कि जब अपन तत्वों के इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है उनको भर रहे हैं, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जिस कोष में भरा जा रहा है, और ये कोष या कक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ, ये 4 ही प्रकार के कोष होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो या तो एस में भरा जाएगा लास्ट में, या पी में भरा जाएगा, या डी में भरा जाएगा, या फिर एफ में भरा जाएगा। तो इस आधार पर अपन ये बात कर सकते हैं कि जब अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस में होगा तो वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, पी में होगा तो पी ब्लॉक के कहलाएंगे, डी में होगा तो डी ब्लॉक के, और एफ में भरा जाएगा तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले पिछली क्लास में जो ब्लॉक स्टार्ट किया था वो ब्लॉक वर्गीकरण में था एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्वों में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से? तो आप ध्यान रखोगे, वर्ग 1 व वर्ग 2। जो आवर्त सारणी बनी थी अपनी, जिसमें ऐसे अपन आवर्त सारणी का निर्माण देखते हैं, इस प्रकार जो आवर्त सारणी बनाई थी, इसमें ये जो पहला और ये जो दूसरा वर्ग है, इन दोनों वर्गों को
कुल मिलाकर अपन ने क्या नाम दिया है भाई, इनको नाम दिया है एस ब्लॉक तत्व। आपसे पूछे कि एस ब्लॉक ही क्यों कहा, तो आंसर अपन पहले बता चुके हैं कि इन तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, एस ब्लॉक तत्व में, एस वाले उपकोष में आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना अपन सीखेंगे जब एटम पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे आप बाउ सिद्धांत N+L का नियम, वहां इन चीजों को देखा जाएगा। फिलहाल आप यहां से देखें, देखिए वर्ग फर्स्ट में जो तत्व हैं वो देखिए आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और क्या है, फ्रांसियम। उसके बाद में जो वर्ग सेकंड है इसके अंदर जो तत्व हैं वो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपके सभी तत्व धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। फिलहाल मैं इनकी बात करता हूं, ये दो जो वर्ग रखे गए हैं ये कौन से ब्लॉक में रखे हुए हैं, एस ब्लॉक में। और पिछली क्लास में मैंने कहा था आप लोगों को कि यहां से अगर बात देखोगे आप तो क्वेश्चंस में थोड़ी सी लैंग्वेज घूमेगी, और जब लैंग्वेज घूमेगी तो आपका प्रश्न गलत होने के सर्वाधिक चांसेज रहते हैं भाई। तो जो लैंग्वेज किस प्रकार की पूछी गई है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है उसी की बात करते हैं एक बार। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि भाई एस ब्लॉक तत्व में अगर स्थिति के आधार पर आप देखते हो, स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर ये जो मैंने लिखे हैं ये सारी स्थिति के आधार पर है। आप इसमें स्थिति के आधार पर तत्वों की संख्या, और वो पिछली क्लास में बताई थी मैंने, 13 तत्व पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 तत्व किसके आधार पर है, स्थिति के आधार पर। लेकिन जब लैंग्वेज घूमेगी तो लैंग्वेज घूमकर इसी चीज को क्या बना दिया जाएगा भाई, इस चीज को बना दिया जाएगा मान लीजिए गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। अब गुणों के आधार पर मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये मैं पहली क्लास में बहुत पहले मैंडलिप के पास जब बात कर रहे थे पर तभी इसके बारे में पढ़ा था कि ये आवर्त सारणी का कैसा तत्व है, आवारा तत्व। बाकी ये वाले तत्व जो है वो सारी धातुएं हैं, जबकि ये क्या है, अधातु। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके गुण इन बाकी तत्वों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और अपन बात किसकी कर रहे हैं, गुणों के आधार पर। और यदि अपन ने रट्टा मारा तो अपन 13 देंगे, पहला ऑप्शन होगा 13 और वहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखोगे आप कि हाइड्रोजन जो है गुणों के आधार पर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कौन कौन शामिल किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर। गुणों के आधार पर एस ब्लॉक तत्व में कितने एलिमेंट्स हैं, 12। बिल्कुल क्लियर रखनी है इस चीज को। जबकि तीसरी बात और पूछी जा सकती है, और डीपली चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो तत्वों की संख्या है वो 14 हो जाएगी। इसमें क्यों, क्योंकि ये वाले तत्व तो एस ब्लॉक में ही भरे जाएंगे, इनका जो लास्ट में आएगा वो एस वाला ही आएगा। लेकिन एक तत्व और आ जाता है इसमें, हीलियम। और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ अलग होगा। वो कैसा होगा, 2 नंबर पे आता है इसका परमाणु क्रमांक 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं 2, और जब इसको भरा जाएगा तो 1s2। ये भी लास्ट में कौन सा कोस आ रहा है, एस। तो ये भी कौन से ब्लॉक में आ रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो इन तीनों तत्वों, तीनों क्वेश्चंस के बारे में आप विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ता हूं तो अपन ये देखेंगे, ये वर्ग फर्स्ट है और ये वर्ग सेकंड है। ये जो वर्ग फर्स्ट अपन ने लिखा है इसका एक स्पेसिफिक नाम, विशेष नाम आवर्त सारणी में डाला गया। इस पूरे वर्ग को क्या कहा गया है, आप बोलोगे इस वर्ग को कहा गया है क्षार धातु वर्ग। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व क्षार धातु वर्ग का तत्व नहीं है। तो 3 इनमें से देगा और चौथा कहीं और से उठा के देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस हाइड्रोजन की तो बात मैंने पहले इसको राउंड कर दिया है, इसका मतलब इसमें बात ही नहीं चल रही है, अपन बात धातु पढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, अधातु, इसकी बात नहीं है। इसके अलावा ये वाले जो तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको कौन से वर्ग के धातु कहा गया है, क्षार धातु वर्ग कहा गया है। बात करें ये वाली चीजें आपके फिर से काम में आने वाली है। इसका क्या बेनिफिट होगा, जब अपन पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, तो वहां पर अपन जब क्षार पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, और वहां पर बेस का जब डिवाइडेशन देखेंगे तो एक तो आएगा प्रबल क्षार, दूसरा आएगा दुर्बल क्षार। तो यहां से पहले वर्ग से जितने अगर हाइड्रोक्साइड बने किसी के साथ, जैसे Na के साथ अपन ने क्या जोड़ दिया, OH, ये हाइड्रोक्साइड समूह जोड़ दिया। किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोक्साइड समूह जोड़ दो, इनसे जो बनने वाला क्षार होगा वो हमेशा कौन सी कैटेगरी का होगा भाई, प्रबल क्षार होगा। तो ये अपने वहां भी काम में आने वालेगी, ताकि अपने को वहां भी कुछ रट्टा नहीं मारना पड़े। तो देखिए यहां से अपन ने ये समझा, पहले वाला वर्ग जो कहलाया वो कहलाया क्षार धातु वर्ग। वर्ग नंबर सेकंड का जो नाम आता है वो आ जाता है क्षार धातु के बाद में, इसे कह देते हैं क्षार
मृदा धातु। अब देखिए यहाँ से पहला शब्द तो दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें नया वर्ड क्या आ गया, मृदा। इन्हें क्यों कहते हैं मृदा क्षार मृदा धातु? देखिए क्षार तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके भी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करें Mg के साथ जब अपन OH जोड़ देते हैं तो OMG OH का उल्टा से बनता है, जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और अम्लीयता कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो पढ़ते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अपन, वो बहुत आगे की बातें हैं। क्षार तो बना रहे हैं, ये क्या है मृदा धातु क्यों कहा, क्योंकि ये किस पर है, इसके लिए आप कहोगे ये भूपर्पटी पर आसानी से प्राप्त होते हैं, भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, आसानी से मिलते हैं, इसलिए अपन ने इनको क्या कहा गया भाई, क्षार मृदा धातु। तो ये बिल्कुल सामान्य सा वर्गीकरण मैंने दिखाया है पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में। पहले वर्ग में ये तत्व है, हाइड्रोजन इसका अपवाद है, बाकी दूसरे वर्ग में ये वाले तत्व है, इन्हें क्षार मृदा धातु कहते हैं और इन्हें कहा गया है क्षार धातु वर्ग। अब उसके अलावा जो अगले क्वेश्चंस बनते हैं वो इन तत्वों के विशेष नामों से, विशेष कारणों से बन सकते हैं। जैसे लिथियम की बात की जाएगी, सोडियम की बात, पोटेशियम की बात, सीजियम की बात होगी कि या तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, अगर इनका कोई ना कोई आवर्त सारणी में किसी विशेष गुण के कारण इसको पहचाना जाता है तो वो पूछा जाएगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जो जनरल यूज होता है, सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है, वो वाली चीजें। तो एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन पहले वर्ग के जितने तत्व उनकी खास बातें देखेंगे और वर्ग सेकंड के तत्वों की खास बातें देखेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो अपन इसको हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं वर्ग नंबर 1 की। वर्ग नंबर 1 में ये आपके सामने लिखा हुआ है, तत्व जो है वो आपके सामने रखे हुए हैं। हाइड्रोजन मैंने पहले कह दिया अपवादिक सिचुएशन में आता है, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा लास्ट में, जब वर्ग फर्स्ट के पहले वर्ग की और दूसरे वर्ग की धातुओं की बात हो जाएगी तो सबसे लास्ट में देखेंगे हाइड्रोजन की कहानी कैसी रहती है। पहले अपन इनकी बाकी की जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना वहां से देख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आने वाला तत्व, 1 नंबर पर आने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। और अगर बात करें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु क्रमांक अपन पढ़ चुके हैं प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान या बाहर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ये लगभग जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसका परमाणु भार उतना ही अधिक होता है, लगभग ऐसे सिमिलियर चलता है। तो अगर बात करें अपन हाइड्रोजन की, नंबर आता है 1, यानी सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका होता है, हाइड्रोजन का। और इसलिए आप बोल सकते हो, एक बात यहाँ पर मैं आगे लिखाऊंगा, ये आवर्त सारणी का क्या है भाई, हल्का तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसका नाम दोगे, हाइड्रोजन का। आगे बढ़ेंगे, इसी की बात भी करेंगे। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन के बाद में 2 नंबर पर आता है हीलियम, ये भी धातुओं में ही है। लेकिन 3 नंबर पे जो तत्व आता है उसका नाम है लिथियम। ये लिथियम दोस्तों 3 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तो जब 3 नंबर पर आ रहा है तो धातुओं में सबसे पहले कौन आया, लिथियम। और पहले कौन आएगा, जिसका भार कम होगा, जो हल्का होगा। तो आपके यहां से क्वेश्चंस बनता है, और वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा बनता है, सबसे हल्का धातु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे हल्का धातु, फिर कह रहा हूं मित्रों, अभी अपन डिस्कस करें केमिस्ट्री में दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चंस कहाँ गलती होते हैं। क्वेश्चंस में लैंग्वेज बदलेगी, भाषा बदलेगी, और उस भाषा के साथ यदि अपन ने खुद को बदल लिया तो अपना ठीक है। अगर पहले का रटा रटाया मामला चल रहा है तो वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कहते फिरोगे फिर हमेशा कि लक्ष्य हम पे सदे थे, सदे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। लक्ष्य हम पे सदे थे, सदे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। आप मोदी लहर में मंत्री हुए, हम पहले गधे थे, गधे रह गए। तो ऐसी सिचुएशंस का आपको भविष्य में सामना न करना पड़े, तो इसके लिए आप ध्यान रखोगे, लैंग्वेज बदलेगी। और क्वेश्चंस में यदि लैंग्वेज के साथ अपन ने अपना आंसर देख लिया और थोड़ा सा समझकर इसको पढ़कर कर लिया तो अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। तो देखिए आगे बढ़ते, मैंने क्या कहा, अगर आपसे पूछा जाए हल्का तत्व तो आप क्या आंसर दे रहे थे, भी बात हुई हाइड्रोजन की। और हल्का तत्व होने के साथ हाइड्रोजन क्या है आपको दिख रहा है,
ए धातु, ए धातु है तो मैं एक लाइन यहां पर ये भी ऐड कर सकता हूं क्या, सबसे हल्का ए धातु। बिल्कुल भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है केमिस्ट्री में, जिस आधार पर आपको बातें बताई जा रही है इसी आधार पर आप पढ़ते रहे। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं अपने। हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का तत्व, एक नंबर पर आ रहा है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न हुआ वो क्या हो गया, हल्का ए धातु। लेकिन यदि बात की जाए यहां देख कि किसकी बात कर रहा हूं, मेटल्स की, धातुओं की, सबसे हल्का जो धातु है वो कौन हो गया, लिथियम। उसके बाद में आगे चलिए, यहां पर सोडियम और पोटेशियम की बात, सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इन दोनों को लगभग सेम से गुण होते हैं, इसलिए साथ पढ़ा जाता है। हालांकि कुछ किताबों में इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, वो भी अपन देखेंगे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या समस्याएं हैं। सोडियम और पोटेशियम, एक तो इनके बारे में कहा गया है कि ये क्या है, नरम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब किताबें और जितने क्वेश्चंस आज तक बने हैं ना वो पोटेशियम से क्वेश्चन बना नहीं है। जो क्वेश्चंस बने हैं ऑप्शन में पोटेशियम मिलता नहीं है, ऑप्शन में मिलता है आपका सोडियम। तो किताबों ने वो क्या एक परंपरा सी बना दी। फिर परंपरा क्या बना दी कि और सारणी का ऐसा तत्व जो क्या है चाकू से आसानी से कट सकता है, और उसका नाम क्या लिख दिया, सोडियम। लेकिन सोडियम के साथ आपको दूसरा नाम क्या याद रखना है, पोटेशियम, क्योंकि इनके गुण जो होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। एक और दूसरा तत्व अपन एक और इसके बारे में ये पढ़ते हो कि ये सोडियम ऐसा तत्व है जो पानी में भी क्या लगा सकता है, आग लगा सकता है। तो देखिए अपन क्या बात कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों की सेम चीजें हैं। दूसरी बात इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि ये अति अभिक्रियाशील धातु हैं, अति अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हो गए। तीसरा क्वेश्चंस आप यहां से एक और बना सकते हो। ये धातुएं पानी की सतह पर तैरकर जल सकती हैं, और ये बात भी बड़ी विशेष है। 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, पहली बात। दूसरी, ये बहुत रिएक्शनशील, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती हैं। जब भी अपन पढ़ेंगे ना इनकी धातुओं के रिएक्शन का क्रम, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसकी होगी, पोटेशियम की। पोटेशियम के बाद में किसकी होगी, सोडियम की। उसके बाद में किसकी होगी, कैल्शियम की। फिर किसकी होगी, मैग्नीशियम। तो ये क्रम आता है विक्रियाशीलता, कैसे रिएक्शन करते हैं इन धातुओं में। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे के क्रम आगे पीछे आ रहे हैं। तो याद रखोगे बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये क्या कर सकते हैं, इतने हल्के होते हैं पानी की सतह पर रहेंगे, और सतह पर क्या करेंगे, ये जलना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इनसे जो रिएक्शन होती है, जब पानी के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि पानी में भी क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो दूसरी बात, यहां से अपने हाइड्रोजन की कुछ खास बातें पढ़ी। हाइड्रोजन पूरा थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। लिथियम की पढ़ी, सोडियम पोटेशियम की बातें हो गई। उसके बाद में आप बात करेंगे सीधी सीजियम की, और सीजियम के लिए आप बोल दोगे ये क्या है, धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशील धातु। एक बार सीधा याद रखें इस बात को। अब क्यों है ये बात भी आपकी क्लियर होगी जब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा वीडियो को, अपने वीडियो को। और जब बात की जाएगी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, वहां से अपनी ये बात समझ में आएगी सीजियम क्यों सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तो ये बात आती है वर्ग नंबर 1। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हल्का है धातु है। दूसरी बात की, सबसे हल्का जो धातु है वो क्या है, लिथियम। सोडियम पोटेशियम नरम धातुएं, चाकू से कट सकती हैं, अति अभिक्रियाशील है, मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है, पानी की सतह पर तैरती हैं। दूसरी बात अपन ने क्या की है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो क्या है, सीजियम। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपके साथ जुड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर वर्ग नंबर 2 की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं वर्ग 2 की। और वर्ग 2 के बारे में अभी आपने देखा, अभी सारे तत्व लिखे थे अपन ने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रांसियम, बेरियम और उसके बाद में रेडियम, ये तत्व है वर्ग सेकंड के। इनमें अगर बात की जाए, पहली बात तो आपने अभी लिखा था, इन्हें क्या नाम दिया जाएगा, क्षार मृदा धातु। और इनके क्या यूजेज है, कितने प्रश्न यहाँ से बना सकता है। सबसे पहली बात होती है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से क्या क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप बताओगे जो क्लोरोफिल है पादपों में, जो पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व। एग्जाम में यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न ये था कि पादपों के पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैग्नीशियम। उसके बाद में दूसरा जो तत्व आता है, अगला तत्व, उसकी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कैल्शियम से। और कैल्शियम के बारे में आप कहोगे ये मानव की हड्डी व जो टीथ होते हैं धातु में पाया जाने वाला तत्व। तो हड्डी व धातु में प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उस तत्व का नाम कहा गया है कैल्शियम। फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है किससे संबंधित, स्ट्रांसियम से संबंधित। इसे देखिए याद रखोगे, हिंदी में इसे क्या कहा गया है, बिल्कुल स्ट्रांसियम। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा यहाँ से भी बनता है। और क्वेश्चन ये बनता है स्ट्रांसियम का यूज कहाँ करते हैं, तो जो पटाखे होते हैं, मैं पटाखे बोल रहा हूँ, पटाखा नहीं समझे इसको, आप जो सोच रहे हैं वो पटाखा होता है, मैं बात कर रहा हूँ पटाखे। पटाखे दीपावली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उन पटाखों में दो प्रकार की रोशनी आपने जरूर देखी होगी। एक तो रोशनी आती है साहब लाल रंग की जब उसे जलाया जाता है, और एक जो रोशनी आती है हरे रंग की। आपकी खुशकिस्मती ये है कि ये आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक साथ ही पढ़ रहे हैं। देखो स्ट्रांसियम और स्ट्रांसियम के बाद में क्या आ रहा है, बेरियम। इतना याद रखें कि एक से तो क्या होगा लाल रोशनी, एक से क्या होगी हरे रंग की रोशनी। तो देखिए कैसे याद रखनी है, स्ट्रांसियम प्रतीक क्या है SR, और R4 याद रखोगे रेड, और रेड यानी लाल। पटाखों में लाल रोशनी, तो जो पटाखों में लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा स्ट्रांसियम के कारण। नेक्स्ट इधर आ जाइए बेरियम, और बेरियम के बारे में कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेरियम क्या है तो आप अब बता सकते हो, दूसरा रंग पटाखों में हरा रंग। अगर लाल रंग पटाखों में पूछा जाए तो वो किससे होता है, स्ट्रांसियम से, और हरा रंग आपसे पूछा जाए तो वो होता है बेरियम से। रेडियम इसकी बात है, तो रेडियम के बारे में आप क्या समझ सकते हो, रेडियम के बारे में इसे कहा गया है जीवन रक्षक धातु। तो ऐसी धातुएं जिनके नाम भी बदल दिए गए हैं ना, जिनका कोई ना कोई उपनाम रख दिया है, वो बहुत खास है भाई आपके लिए। जीवन रक्षक धातु क्यों कहा गया है, अगर बात करें तो पहली बात तो ये इसके बारे में ये देखोगे आप कि ये ऐसी धातु है जो अंधेरे में चमकती है। अब क्या हो रहा है भाई, अंधेरे में चमक रही है तो इसका यूज कहाँ होगा, जितने अपन साइन बोर्ड देख रहे हैं, जैसे किसी भी ट्रक के ऊपर लिखा जाता है खतरनाक घुमाइए कृपया धीरे चले, ऐसे जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं उन साइन बोर्ड के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से तत्व का किया जाता है, रेडियम का। रेडियम की क्या खास बात है, ये अंधेरे में चमकती है। तो इसके लिए क्या करता है, ये सारे जो साइन बोर्ड हैं वो बने हुए हैं, और इससे अपनी जो भी एक्सीडेंट है या कोई दुर्घटना होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए इसे अपन ने क्या नाम दिया है, जीवन रक्षक धातु। तो ये है अपना वर्ग नंबर सेकंड, और इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ने इसमें क्या खास बातें पढ़ी हैं, क्षार मृदा धातु कहा गया है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, कैल्शियम हड्डी और धातु में पाया जाता है, पटाखों में लाल जो रोशनी है वो किसके कारण होती है, स्ट्रांसियम के कारण, और जो हरी रोशनी है वो किसके कारण है, बेरियम के कारण, और लास्ट जीवन रक्षक धातु किसे कहा गया है, रेडियम। कारण अपने समझ में आ गया, साइन वगैरह बनाए गए हैं, जितने बोर्ड रोड पर लिखे हुए होते हैं उन पर जिससे लिखा होता है वो रेडियम है, और रेडियम का ही प्रयोग क्यों, क्योंकि ये अंधेरे में चमकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन थोड़ी सी इसका एक जो तत्व रहा है हाइड्रोजन और अपवाद उसकी बात करते हैं। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और अपन लास्ट जो इसमें बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, अब इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अपन ने बनाए हैं।
जितनी अपने यहाँ से क्वेश्चंस की जो संभावनाएं थी वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर ली है। बस एक रहा है हाइड्रोजन। अब देखिए मैं यहाँ से किसकी चर्चाएं करूँगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन ये ही पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज जो किसने की थी उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। अभी आपने एक बिंदु पढ़ा था, जस्ट अभी अपन ने जब पहला वर्ग बताया था और वहां पर मैंने ये बताया था सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व आपसे पूछा जाए तो उसका नाम भी क्या है, हाइड्रोजन। और तत्व के बजाय आपको अगर पूछ ले अधातु तो उसका नाम भी क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर धातु पूछे तो लिथियम और हल्का तत्व, या फिर अधातु पूछे तो हाइड्रोजन। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले प्रकृति का सबसे सरल परमाणु, या आप बोल सकते हो तत्व, तो वो भी क्या है आपका हाइड्रोजन। क्योंकि जब हाइड्रोजन की बात की जाएगी ना तो बिल्कुल आसान संरचना है बेचारे की। क्या है कि ये क्या है, एक इसका नाभिक है जिसमें केवल क्या है, एक प्रोटॉन, और एक क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सबसे सरल संरचना वाला तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन है, जिसमें यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर केवल क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन पाया जा रहा है। तो दूसरी एक और स्पीसीज आती है इसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ही प्रकृति का सबसे सरल क्यों है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रकृति का सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, एक क्वेश्चन हो गया। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन निकलता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन हाइड्रोजन से संबंधित आपको ध्यान रखना है और जो पूछा जा सकता है, जितने सारे तत्व हैं 118 तत्व हैं टोटल, अगर उन तत्वों में देखें तो सबसे ज्यादा आप एक बात देख सकते हो, विशिष्ट ऊष्मा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में लेके आ रहा हूं। और विशिष्ट ऊष्मा जिससे आपको क्या पता चलता है, किसी भी पदार्थ का पता चलता है कि इसका ऊष्मीय मान क्या होगा। भाई ऊष्मीय मान का मतलब ये है कि अपन 3-4 पदार्थ ले, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों की समान मात्रा आपने ले ली। अब ये क्या कर रहा है, जब इसका अध्ययन करवाया, इसका अध्ययन करवाया और इसका अध्ययन करवाया, मतलब इन तीनों को जलाया, तो ये मान लीजिए आपको 200 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है, ये 300 किलो कैलोरी दे रहा है, और ये मान लीजिए सी जो है वो कितनी दे रहा है, 400 किलो कैलोरी। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन दे रहा है, सी। तो सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होगा, सी का ही होगा। तो आप ध्यान रखो ये ऊष्मीय मान किस पर आधारित है, जिसकी जितनी ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होगी, ऊष्मा ग्रहण करने की जितनी अधिक क्षमता होगी, उसकी ऊष्मा त्यागने की भी उतनी अधिक क्षमता होगी। तो जितनी ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा है या ऊष्मीय मान जिसका जितना अधिक होगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक ऊष्मा देने में सक्षम होगा। आप एक बिंदु पढ़ते हो कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा जल की होती है, लेकिन जो जल है वो एक यौगिक है। अपन पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर अपना बिंदु क्या चल रहा है, अभी तत्व एलिमेंट पढ़ रहे हैं, यौगिक नहीं पढ़ रहे। तो अगर ये तत्वों की बात करें, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मीय मान क्या होता है, इसका आपका आंसर होगा सर्वाधिक। यानी ये क्या कर सकता है, सभी तत्वों में 118 तत्वों में ऊष्मा देने की कैपेसिटी सर्वाधिक रखता है भाई, इसलिए इसका प्रयोग, अतः इसका प्रयोग अब कहां करेंगे, जहां अपने को बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए वहां करेंगे। कहां करेंगे, तो आप याद रखोगे रॉकेट के ईंधन के रूप में। कहाँ कर लेते हैं इसका, रॉकेट में। जो ईंधन है अपना, ये अपने सिलेबस में ये वाला टॉपिक भी है ईंधन, और जब ईंधन पढ़ेंगे तो अपन ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का किस रूपों में प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या लिखा है पढ़ने की, विशिष्ट ऊष्मा एक सर्वाधिक है, उसमें मान ऊष्मा देने की कैपेसिटी सर्वाधिक है, अतः इसका प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में करते हैं, दिख रहा है क्या सर नीचे, अतः इसे क्या नाम दिया गया है, आप बोलोगे भविष्य का
ईंधन, इसे कहा गया है भविष्य का ईंधन। बहुत अच्छी लाइन, ये भी एयर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। किस तत्व को फ्यूल ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य का ईंधन कहा गया है? वो क्या है? वो क्या है आपका? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से संबंधित बहुत सारी अच्छी अपने क्वेश्चंस देखे हैं, कितने क्वेश्चंस खोजे हेनरी कैवेंडिश ने की। उसके अलावा सबसे हल्का तत्व है, हल्का है, सबसे अधातु में भी सबसे हल्का है, प्रकृति में सबसे पहले बना परमाणु और सबसे सरल परमाणु भी हाइड्रोजन है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसके जब भी नोट्स बनाइए ऐसी चीजों का आप अंडरलाइन कर लिए। नेक्स्ट, इसके विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मीय मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है, अतः इसका प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं, अतः इसे भविष्य का ईंधन कहा गया है। लेकिन इसके साथ ये समस्या है कि चलिए अपन ने इसका जब ईंधन मान अधिक है तो अपन जो वाहन है उनमें यूज क्यों नहीं करते हैं? ये आपके क्वेश्चंस बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका भी एक रीजन है, यहां लिख सकता हूं, इसका भंडारण संभव नहीं है, भंडारण संभव नहीं है। यानी जब भी आप हाइड्रोजन को इकट्ठा गैसीय अवस्था में इसको इकट्ठा करने का प्रयास करोगे तो इसमें क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। इसका क्या संभव नहीं है? भंडारण संभव नहीं है। जबकि अपन ने क्या कहा है? इसको भविष्य का ईंधन, ईंधन मान सर्वाधिक है, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते हैं? इकट्ठा अपन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी अपने किससे संबंधित? हाइड्रोजन से संबंधित। नेक्स्ट बात होगी जब अपन पढ़ेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के? पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है राजस्थान पुलिस लेवल पर कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 3 समस्थानिक। कौन कौन से हैं आप बोलोगे? एक बार अपन ने थोड़ा सा ब्रीफ देखा था इसका। प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम। देखो प्रोटियम साधारण हाइड्रोजन, इसे 1H2, अब ये इससे क्या हो गया? भारी, तो इसे क्या नाम देंगे अपन? भारी हाइड्रोजन। और जब भारी हाइड्रोजन की बात होगी तो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि भारी जल को, जो भारी जो जल है उसे क्या नाम दिया जाता है या किससे बनता है? तो जो भारी जल होगा वो किससे बनेगा? साधारण हाइड्रोजन से तो बनेगा नहीं, इस किससे बनेगा? इसे भारी हाइड्रोजन से बनेगा। और ये ट्राइटियम क्या है? 1H3, ये कैसा समस्थानिक है? इसका रेडियो एक्टिव। जितने वर्ड्स लिख रहा हूं मित्रों यहाँ से सभी जगह से क्वेश्चंस पूछा हुआ है किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में। रेडियो एक्टिव समस्थानिक, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? अपन ने बात की भंडारण संभव नहीं था, ठीक है। इसके समस्थानिक कितने हैं? तो 3 समस्थानिक है। प्रोटियम, जिसे आप क्या बोलते हो? साधारण सिंपल हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन। नेक्स्ट ड्यूटेरियम, दूसरा समस्थानिक था जिसे कहा भारी हाइड्रोजन, जिससे अपन क्या निर्माण करते हैं? भारी जल के निर्माण में जिसका प्रयोग होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को प्रदर्शित किससे कर देंगे? डी से। ट्राइटियम, ट्राइटियम को प्रदर्शित कर देंगे अपन टी से। और ये ट्राइटियम क्या है भाई? इसका ऐसा समस्थानिक है जो क्या है? रेडियो एक्टिव है, और इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी पानी, भूमिगत जल या जो भी है, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, इनकी खोज के लिए ट्रेसर के रूप में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? ट्राइटियम। तो आज अपन ने केवल एक ब्लॉक पढ़ा है, एस ब्लॉक, और अगली क्लास में मिलूंगा मैं आपके साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।